हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मध्य प्रदेश की नदियों के अंतर्गत हमने नर्मदा नदी और चंबल नदी की बात कर ली थी और इन दोनों के बारे में जितने भी फैक्ट्स थे हमने देख लिए थे। देखिए, मैं चाहती तो सारी नदियों के लिए एक वीडियो बना सकती थी, लेकिन उसमें होता क्या कि बहुत सारे फैक्ट्स आपके परीक्षा के लिहाज से छूट सकते थे। इसलिए मैंने नदियों की प्रमुखता के आधार पर जो वीडियो है उन्हें बनाया। जैसे कि नर्मदा नदी से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं तो मैंने उसे एक अलग वीडियो दे दिया है, और चंबल नदी से भी सवाल कई सारे पूछे जाते हैं, उसके कई सारे फैक्ट्स बनते हैं। इस कारण मैंने चंबल नदी को भी एक अलग सा वीडियो बना दिया है उसके बारे में। अब उसके पश्चात यहाँ पे आपको जो हाईलाइटेड दिख रहा है, ये हाईलाइटेड जो यहाँ पे नदियां दिख रही हैं, इनकी चर्चा हम अपने इस वीडियो में करेंगे। और इसके बाद छोटी जो नदियां बसती है उसके लिए एक और वीडियो आएगा, और वहां से हमारे मध्य प्रदेश की नदियां खत्म हो जाएंगी। और उनसे आप अगर पढ़ लेते हो इन वीडियोस को अच्छे से तो सवाल छूटने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, है ना। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा क्या, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी सबसे पहले देखिए, नर्मदा हमने पढ़ा, उसके बाद हमने चंबल पढ़ा, चंबल के बाद हम शुरू करेंगे ताप्ती। ताप्ती पढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो एक लाइक जरूर दे देना। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जो भी इस फील्ड से रिलेटेड हो उन्हें मेरे वीडियोस को शेयर जरूर कर देना, ताकि मेरे वीडियो जो है वो उनके भी काम आ सके। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारे जो तीसरी नदी है आज हम उसकी चर्चा करते हैं, और वो है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट हैं उन्हें हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, ठीक है। ताप्ती नदी, ये देखिए ताप्ती नदी कहां से निकलती है। सबसे पहले इसके उद्गम की बात करें, मैप के सहारे से ही याद करिए, तभी आपको याद हो पाएगा। उद्गम की अगर हम इसकी बात करें तो इसका उद्गम होता है, ये यहां पर है सतपुड़ा श्रेणी। क्या है? सतपुड़ा श्रेणी। और सतपुड़ा श्रेणी के पास में ही या उसके थोड़ा सा दक्षिणी भाग में है बैतूल, ठीक है। तो बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है ताप्ती नदी। कहां से? बैतूल के, इनका उद्गम स्थान जरूर याद रखना है, बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है ताप्ती नदी। अब इसका अवसान कहाँ होता है या इसका अंत कहाँ पर होता है? तो ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से निकलकर ये बहने लगती है पश्चिम दिशा की ओर। आप देख सकते हैं पश्चिम दिशा की ओर ये बहने लगती है। महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए ये सूरत के पास पहुंचती है, गुजरात में सूरत के पास पहुंचकर ये गिर जाती है खंभात की खाड़ी में। कहां पे? खंभात की खाड़ी में। इसका उद्गम फिर से देखते हैं, इसका उद्गम होता है बैतूल के मुल्ताई नामक पहाड़ी से या मुल्ताई नामक स्थान से, और इसका अवसान या अंत हो जाता है खंभात की खाड़ी से, और उद्गम स्थल से वह पश्चिम दिशा की ओर चलने लगती है। जो ताप्ती नदी है ये नर्मदा के समानांतर चलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये है नर्मदा नदी, और इसके दक्षिण में आप देख सकते हैं यह है ताप्ती नदी, जो कि नर्मदा के एकदम समानांतर चल रही है। जिस प्रकार नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, उसी प्रकार ताप्ती नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। जिस प्रकार नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुअरी का निर्माण करती है, उसी प्रकार ताप्ती नदी भी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहकर डेल्टा ना बनाकर ये एस्चुअरी का निर्माण करती है, ठीक है। तो इसकी एक विशेषता के अंतर्गत आप ये भी लिख सकते हैं कि नर्मदा और ताप्ती मात्र दो ऐसी नदियां हैं भारत की जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने के क्रम में ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा ना बनाकर एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। अब ये डेल्टा और एस्चुअरी क्या होता है ये मैंने नर्मदा वाले चैप्टर में आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस चैप्टर को देख सकते हो। अब ताप्ती के अंतर्गत इसकी हम देख लेते हैं लंबाई। ताप्ती नदी की लंबाई है 700
725 किलोमीटर। 725 किलोमीटर जो प्रमुख नदियां हैं उनकी लंबाई आपको यहाँ पर याद रखना जरूरी है। 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पूर्णा इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। पूर्णा सहायक नदी है ना। आगे बढ़ते हैं। ताप्ती नदी 3 राज्यों में बहती है। ताप्ती नदी 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। कौन से 3 राज्य? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इन 3 राज्यों से पूछा जा सकता है। इन 3 राज्यों से होकर ताप्ती नदी बहती है। और इसकी जो इंपॉर्टेंट जो भी विशेषताएं थी वो आपने जान ली। ताप्ती नदी में इतना ही काफी है, ठीक है। अगर तटीय नगर पूछता है तो तटीय नगर आसपास एक तो बैतूल हो गया जहां से इसका उद्गम स्थल है। बैतूल के अलावा नेपा नगर, बुरहानपुर इत्यादि जो नगर है वो ताप्ती, हालांकि जो तटीय नगर है वो आप अलग से पढ़ोगे कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये हो गई ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के बाद हम चौथी नदी की बात करेंगे और वो है सोन नदी। सोन नदी, सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्वर्ण नदी। ये थी ताप्ती जो अभी आपने पढ़ा है। ये है सोन नदी। सोन नदी कहां से निकलती है? सबसे पहले इसके उद्गम की बात करते हैं। देखिए, सोन नदी नहीं, सोन नद है। नदी एक फीमेल है जबकि नद एक मेल है, ठीक है। अगर हम जेंडर को देखें तो इसी तरह से कहा जाता है कि सोन नदी नहीं है बल्कि एक नद है, लेकिन जनरली लोग इसे नदी के नाम से ही जानते हैं। तो इसका उद्गम हम देखते हैं। इसका उद्गम कहां से? अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक जो कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का ही एक हिस्सा है। अमरकंटक जो है वो मैकाल श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो अमरकंटक से उद्गम स्थल है सोन नदी का। तो लिख लेंगे अमरकंटक से नर्मदा का भी उद्गम स्थल है। अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक किस जिले में आता है ये भी पूछ सकता है। तो अमरकंटक आता है अनूपपुर जिले में। अनूपपुर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? अनूपपुर जिला आता है शहडोल संभाग के अंतर्गत, ठीक है। तो देखिए, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बह जाती है, जबकि जो सोन नदी है ये अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। अब हम इसके अंत की बात कर लेते हैं कि उद्गम तो होता है अमरकंटक से, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ये इसका अंत कहां पर होता है? तो सोन नदी जो है ये अमरकंटक से निकलकर ये बहती है कहां पर? पहले मध्य प्रदेश के रीवा, सीधी, ठीक है, इन जिलों में बहती हुई ये चली जाती है, प्रवेश कर जाती है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से आगे चलकर ये बिहार में पटना नामक स्थान पर एक दानापुर स्थान है। पटना में एक दानापुर स्थान है, वहां पर ये मिल जाती है गंगा से। तो लिख लेंगे इसका अंत कहां पर होता है। देखिए, यहाँ पे जो भी नदी आपको दिख रही है अधिकतर ये सारी नदियां यमुना की सहायक नदी है, इसीलिए कंफ्यूजन हो सकता है। याद रखेंगे जो सोन नदी है ये यमुना की सहायक नहीं है, ये डायरेक्ट गंगा में जाके मिलती है। तो बिहार में पटना के दानापुर नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है, ठीक है। गंगा से ये क्या हो जाती है? मिल जाती है। स्थान का नाम भी याद रखना है, कहां पर? पटना के दानापुर नामक स्थान पर। हम इसके लंबाई को देखिए अगर, तो इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। ताप्ती की कितनी देखी थी? 725 किलोमीटर, जबकि सोन की लंबाई है 780 किलोमीटर। इसके अलावा इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो इसकी सहायक नदियां है, प्रमुख सहायक नदियों की हम यहां पर बात करेंगे, जोहिला और रिहंद। जोहिला और रिहंद
सोन की सहायक नदियां हैं। जोहिला नदी अमरकंटक से ही निकलती है, अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला। जोहिला आगे जाकर सोन नदी में मिल जाती है। इस तरह से जोहिला नदी सोन नदी की सहायक नदी है और इसके अलावा रिहन नदी भी सोन नदी की सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसकी सहायक नदियां हैं सोन एवं जोहिला। अगर हम राज्यों की बात करें कि जो सोन नदी है ये किन राज्यों से होकर बहती है, किन राज्यों में बहती है, तो सोन नदी 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, फिर कहां पे प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश, और ये गंगा से कहां पर मिलती है? बिहार में। तो बिहार, तो 3 राज्यों में याद रखना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। इसकी एक सबसे प्रमुख विशेषता है, विशेषता ना कह के परियोजना हम कह सकते हैं, सोन नदी पर एक बहुत ही बड़ी परियोजना चल रही है, और उसका नाम है बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाण सागर परियोजना ये ना केवल आपके मध्य प्रदेश के परीक्षाओं में बल्कि इंडिया लेवल पे भी कोई परीक्षा होगी उसमें भी ये पूछ सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का एक विषय बन जाता है बाण सागर परियोजना। तो जो बाण सागर परियोजना है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये किस नदी पर चल रही है, तो ये चल रही है सोन नदी पर। उसके बाद ये पूछता है कि बाण सागर परियोजना है कहां पर, तो बाण सागर परियोजना है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक है देवलोन नामक स्थान, इसको देवलोन भी कहा जाता है। तो शहडोल में है एक देवलोन नामक स्थान, यहां पर चलाई जा रही है बाण सागर परियोजना। इसका अर्थ है बाण सागर डैम, बाण सागर बांध बना हुआ है, काफी विशाल बांध बना हुआ है। ठीक है, और ये किस नदी पर है? ये है सोन नदी पर। और एक प्रश्न ये बनता है कि जो बाण सागर परियोजना है ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो बाण सागर चूंकि सोन नदी 3 राज्यों से होकर जाती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, और इस यही कारण है कि जो बाण सागर परियोजना है ये भी 3 राज्यों की ही संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये हो गए 3 राज्य। ठीक है, तो कई तरह के सवाल इससे बनते हैं, घुमा फिरा के, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इस तरह से खत्म हो जाती है हमारी सोन नदी। सोन नदी के बाद हम अगले नदी की चर्चा करते हैं। अब हम आते हैं बेतवा नदी में। आपने देख ली ताप्ती, आपने देख ली सोन, अब हम बात करते हैं बेतवा नदी की। कौन सी है ये हमारी? 5वीं नदी बेतवा नदी है ना। देखिए बेतवा नदी की सबसे पहले हम उद्गम को देखते हैं। उद्गम तो जो प्रमुख नदियां हैं, उद्गम आपको अच्छी तरह से याद रखना है। उद्गम की बात करते हैं तो बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है रायसेन के कुमरा गांव से। रायसेन भोपाल के पास रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है। रायसेन के कुमरा गांव से, ये क है, कुमरा गांव से, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं इसका अवसान कहां पर होता है। तो जो बेतवा नदी है ये यूपी में हमीरपुर नामक स्थान पर, अंत कहां पर होता है इसका? यूपी में हमीरपुर नामक स्थान पर। ये देखिए यहां से बेतवा नदी निकल रही है और आगे जाकर ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है और जाके ये देखिए आप यमुना में मिल जाती है। लोकेशन याद रखिए, ये जाके कहां पे मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। और जहां पर ये मिलती है इस स्थान को कहते हैं हमीरपुर। हमीरपुर, ठीक है। तो अंत कहां पर होता है? यूपी के हमीरपुर नामक स्थान के पास ये मिल जाती है यमुना में। इस तरह से बेतवा यमुना की भी सहायक नदी है। मैंने बताया अधिकतर जो मुख्य नदियां हैं वो यमुना में जाके मिलती हैं। एक बात ऐसी सोन नदी है मध्य प्रदेश की जो डायरेक्ट जाके गंगा में मिलती है। तो अंत देख लिया आपने, उद्गम देख लिया आपने। लंबाई की बात करते हैं। देखिए बेतवा नदी की जो लंबाई है वो आपको अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग मिलेगी। कहीं पर आपको 380 किलोमीटर लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर 480, कहीं पर 590, है ना। तो जो ज्यादातर
जो डाटा हमें देखने को मिल रहा है वो है 480 वाला। ठीक है, तो 480 आप याद रखेंगे, और अगर ऑप्शन, हाँ ऑप्शन पे ये डिपेंड करेगा, ऑप्शन जिस तरह का आएगा आप उस तरह से उसे टिक कर देंगे। ठीक है, तो 480 याद रखेंगे, और उसके आसपास का अगर ऑप्शन आपको मिलता है तो आंसर 480 उसके आसपास वाला ही हो जाएगा। तो ये हो गई लंबाई, उद्गम, अंत और लंबाई। बेतवा नदी सहायक नदी, अगर इसकी बात करें कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियों की बात हम यहां पर करेंगे, बीना, धसान, बीना, धसान, सिंध, सिंधु नहीं सिंध आदि, बीना, धसान, सिंध आदि। ठीक है, जो इसकी प्रमुख सहायक नदी बीना है, बीना की एक प्रमुख विशेषता है, यहीं पर देखते हुए चलिए। जो बीना नदी है इसकी एक प्रमुख विशेषता है, बीना नदी जो है ये सागर की सीमा के पास एक बहुत ही ऊंचा जलप्रपात बनाती है। यहाँ पर रायसेन है और यहीं पे सागर है, सागर के आसपास से ये होकर गुजरती है, और बीना नदी की बात कर रही हूँ। और बीना नदी जो है सागर की सीमा के पास, सागर की सीमा के पास एक बहुत ही ऊंचा जलप्रपात बनाती है, जलप्रपात बनाती है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है भालकुंड प्रपात। भालकुंड प्रपात। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये है 38 मीटर ऊंचा, 38 मीटर। ठीक है, तो बीना नदी सागर की सीमा के पास क्या बनाती है? एक बहुत ही ऊंचा जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है भालकुंड जलप्रपात, ये पूछा जाता है। और जो बीना नदी है ये बेतवा नदी की सहायक नदी है। याद कैसे रखेंगे? ब से बेतवा और ब से बीना। ठीक है, और उसके अलावा धसान, सिंध, ये नदियां जो है इसकी सहायक नदियां हैं। अब देखिए बेतवा नदी की एक प्रमुख विशेषता है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बेतवा नदी की एक प्रमुख विशेषता है, बेतवा नदी जो है ये मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है, मध्य प्रदेश की गंगा। लेकिन कैसे? प्रदूषण के आधार पर, प्रदूषण के आधार पर। जिस प्रकार से गंगा नदी काफी प्रदूषित हो चुकी है उसी प्रकार से बेतवा भी प्रदूषित नदी है, और इसी कारण से प्रदूषण के आधार पर, प्रदूषण के ही आधार पर बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। और एक इसकी और विशेषता है, बेतवा नदी और केन नदी को लिंक किया गया था। ठीक है, इसे कहते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना। दो नदियों को, ये कभी अगर टॉपिक आएगा तो हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल आप ये जान लीजिए कि केन बेतवा लिंक परियोजना, जो बेतवा नदी है ये दिख रही है आपको केन नदी, यहाँ पे लिखा नहीं है, ये छतरपुर से निकलती है, ये है केन नदी। इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा जाता है? अगर इस नदी में पानी कम हो रहा है तो इस नदी के द्वारा इसमें जल की आपूर्ति प्रॉपर तरीके से हो पाए। उसी तरह से अगर इसमें जल का जो स्तर है वो कम हो रहा है तो इस नदी के कारण इसके भी जल की जो मात्रा है वो बढ़ती जाए, इस कारण से नदियों को जोड़ा जाता है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना, ये रही केन, ये रही बेतवा। केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली, केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो प्रोजेक्ट थी, नदी जोड़ो प्रोजेक्ट थी। काफी सुना भी होगा आपने, समाचारों में अक्सर इसकी चर्चाएं होती है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना या प्रोजेक्ट थी। तो ये हो गई सारी चीजें बेतवा नदी की। बेतवा नदी के अब आगे बढ़ते हैं और अगली नदी की बात करते हैं। तो हो गई कौन कौन सी? ये रही ताप्ती, ये रही सोन, ये बेतवा। अब हम एक और हाईलाइटेड नदी यहाँ पे मैंने बनाई है, ये है क्षिप्रा नदी। बात करते हैं हम अगले नदी क्षिप्रा नदी की।
क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी की सबसे पहले हम विशेषता ही देख लेते हैं, क्योंकि क्षिप्रा नदी मालवा से निकलती है। क्षिप्रा नदी मालवा रीजन से निकलती है, इस कारण क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। ठीक है, अगर आ जाता है मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर तो इसका आंसर हो जाएगा बेतवा, और यदि आ जाता है मालवा की गंगा तो इसका आंसर हो जाएगा क्षिप्रा नदी। ठीक है, क्षिप्रा नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है इंदौर के चंबल के ही पास, ज्यादा दूर नहीं है इसका उद्गम स्थल, तो इंदौर के काकरी बरडी पहाड़ी से, कहीं कहीं पर काकरा बरडा भी लिखा होता है। ठीक है, तो इंदौर के काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है क्षिप्रा नदी। ठीक है, इसका अवसान या अंत कहां पर होता है? अंत आपने चंबल नदी में पढ़ा था कि ये इंदौर की काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है कौन? क्षिप्रा नदी, और देवास में बहती हुई, उज्जैन और देवास में बहती हुई ये मंदसौर पहुंचती है, और मंदसौर में ये चंबल से मिल जाती है। तो इसका अवसान कहां पर होता है? मंदसौर में ये मिल जाती है चंबल से, मंदसौर में चंबल से मिल जाती है क्षिप्रा नदी। ठीक है, इसकी अगर हम सहायक नदी की बात करें तो क्षिप्रा की एक प्रमुख सहायक नदी है खान नदी। खान नदी, खान नदी का आप जिक्र आगे भी पढ़ोगे। जो इंदौर है, इंदौर काफी बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का, तो जो इंदौर शहर है ये खान नदी के ही तट पर बसा हुआ है, खान नदी के ही किनारे बसा हुआ है, और खान नदी क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, जो क्षिप्रा नदी है ये अपने उद्गम स्थल से उत्तर की ओर बहती है। देखिए यहाँ से इसका ये क्षिप्रा नदी जो है ये निकल रही है और ये फिर जाके उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगती है। क्षिप्रा नदी की एक और मुख्य विशेषता ये है कि जो मध्य प्रदेश का एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, दो ज्योतिर्लिंग है, एक महाकालेश्वर और एक ओमकारेश्वर। जो महाकालेश्वर है उज्जैन में, ये क्षिप्रा नदी के ही तट पर बसा हुआ है। तो लिख लेंगे उज्जैन क्षिप्रा के ही तट पर बसा हुआ है। ओके, और इस तरह से हो जाती है अपनी क्षिप्रा नदी भी कंप्लीट। और क्षिप्रा के बाद अब हम देख लेते हैं इस लेक्चर की अंतिम नदी, पूरे मध्य प्रदेश की अंतिम नहीं, इस लेक्चर की अंतिम नदी। यहाँ पे आपको एक छोटी सी लाइन दिख रही होगी, ये ताप्ती के ऊपर देखिए, ये है तवा नदी। तो हम बात करते हैं तवा नदी की। तवा नदी की अगर हम उद्गम स्थल की बात करें तो ये निकलती है, पचमढ़ी का नाम सुना है? सुना क्या, गए हैं क्या आप कभी पचमढ़ी? जाइएगा जरूर अगर आपको कभी मौका मिलता है तो जो पचमढ़ी है सतपुड़ा रेंज में। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो है वो पचमढ़ी के ही पास स्थित है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन माना जाता है, एकमात्र। ठीक है, एकमात्र वैसे नहीं कह सकते, अमरकंटक भी है, लेकिन काफी अगर हम पहली प्रायोरिटी दे तो ये वो पचमढ़ी ही है। तो पचमढ़ी के पास एक है महादेव पहाड़ी, पता होगा पचमढ़ी महादेव पहाड़ी पर ही बसा हुआ है। तो पचमढ़ी में जो महादेव पहाड़ी है, महादेव पहाड़ी से निकलती है तवा नदी, या हम कह सकते हैं कि सतपुड़ा रेंज से, सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है तवा नदी। तो लिख लेंगे पचमढ़ी के महादेव पर्वत से क्या निकलती है? तवा नदी निकलती है। इसका अंत कहां पर होता है? देखिए, अगर पचमढ़ी की बात की जाए कि पचमढ़ी जो स्थान है ये किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये आता है होशंगाबाद जिले के अंतर्गत। तवा नदी यहीं से निकलकर थोड़ा सा अपने मार्ग में आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के पश्चात होशंगाबाद जिले में ही ये नर्मदा से मिल जाती है।
मैंने बताया था कि नर्मदा की एक प्रमुख सहायक नदी है तवा नदी। नर्मदा की सहायक नदियों को याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आपके किचन में जो भी आप सामान यूज करते हो, शक्कर, दूधी, तवा, ठीक है, इस तरह के अगर नाम आते हैं तो आप समझ जाना कि वो नर्मदा की सहायक नदियां हैं। तो जो तवा नदी है ये कहां से निकलती है? महादेव पहाड़ी से निकलती है और आगे चल के ये होशंगाबाद में नर्मदा से मिल जाती है। इस तरह से तवा नदी का अवसान या अंत हो जाता है होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के पश्चात। अब जब ये नर्मदा और तवा मिलती है होशंगाबाद में, यहाँ पे जब ये नर्मदा और तवा मिलती है तो यहाँ पर एक जलप्रपात का निर्माण होता है और उसे कहा जाता है मांधार जलप्रपात। और ये पूछा जाता है, ठीक है। तो नर्मदा तवा के संगम पर बनता है मांधार जलप्रपात। कौन सा? मांधार जलप्रपात, ठीक है। और तवा नदी की जो सबसे खास बात है जो याद रखनी है, जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, वो ये है कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध बना हुआ है तवा नदी पर। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर ही है। याद रखना है, सबसे लंबा बांध कहां पर है? तवा नदी पर ही है। और ये है कहां पर? ये है होशंगाबाद में। ऑलमोस्ट होशंगाबाद में ही तवा नदी बहती है, होशंगाबाद, ठीक है। अब इस बांध की हम लंबाई देख ले अगर, तो इसकी लंबाई है 1322 मीटर। 1322 मीटर मतलब 1322 मीटर की लंबाई है इस बांध की। तो इस वीडियो में जितनी भी नदियों की हम चर्चा करने वाले थे वो नदियां हो चुकी है समाप्त। अब बची है छोटी छोटी नदियां, काली सिंध, पार्वती, केन, छोटी छोटी नदियां बची हुई हैं। उन्हें हम एक वीडियो के माध्यम से एक साथ कवर करवा देंगे और उसके बाद से मध्य प्रदेश की नदियां हो जाएंगी समाप्त और हम चलेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु की ओर। आपको लेक्चर समझ में आया या नहीं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य दें ताकि हमें पता चल पाए कि आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।